वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये वीडियो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। सो इस वीडियो में मैं उन सारे स्टेप्स को कवर करूँगा जो एक फर्स्ट टाइम होम बायर को अपने ध्यान में रखने चाहिए। सो कीप वॉचिंग मी एंड आई जस्ट कम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक गाइस। सो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मृणाल है। मैं 3 साल से कनाडा में हूँ। मैंने अभी मई में ही 3 साल पूरे करे हैं। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। घर खरीदना लोगों की 10 टॉप फेवरेट लिस्ट में से सबसे ऊपर होता है। घर खरीदने का मन तो सबको करता है लेकिन घर खरीदते वक्त लोग घबराते भी हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। मतलब कि आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी सारी इन्वॉल्व होती है। Somebody has said very beautiful words about home. The story of every family starts from their ओन होम। वैसे तो हम देखते हैं कि घर ईंट के रेत के बने होते हैं लेकिन उसमें सीमेंट प्यार का होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने एपिसोड को आगे। सबसे पहला पॉइंट, अर्ली सेविंग्स। घर खरीदने के लिए अर्ली सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने देखा है कि लोग कनाडा आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, गाड़ियाँ देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे को स्पेशली बहुत शौक होता है कि हम गाड़ी खरीदें। आते ही वो नई गाड़ी के अंदर अपना पैसा लगा देते हैं। मान लीजिए अगर $45,000 की अगर एक गाड़ी है तो उसकी किस्त बनती है अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 के बीच में। हर महीने का आपका $1000 के करीब आपका ब्लॉक हो जाता है। देखिए गाड़ी जो होती है वो हमेशा डेप्रिशिएट होती है लेकिन जो घर होता है वो हमेशा एप्रिशिएट होता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि आने के बाद मेरे को घर लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी गाड़ी लीजिए जो आपका पर्पस सॉल्व करे। और इतना पैसा गाड़ियों के अंदर खर्च करने से आप अपने मनी को ब्लॉक करते हैं, आपको मॉर्गेज का कम अमाउंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा घर की। लोग जब अपने लिए रेंट पे घर लेते हैं तो उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते एकोमोडेशन से। वो कहते हैं कि जी मेरे को हाई राइज पे चाहिए, पूरा कनाडा देखना है, मेरे को टोरंटो देखना है पूरा का पूरा। बहुत सुंदर दिखाई देता है, मेरे को बिल्कुल स्क्वायर 1 में लेना है, बालकनी से व्यू मेरा बहुत सुंदर होना चाहिए। देखिए आप अभी तो रेंट पे रह लेंगे लेकिन आपकी सेविंग कुछ नहीं होगी। आपको $2500 $3000 तक का रेंट देंगे। अगर इससे अच्छा आप अपना घर खरीद कर उसकी EMI दें तो आपके घर की वैल्यू बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी। मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए जो नए नए कनाडा में आते हैं उनको अपनी कोशिश करके अपनी सेविंग्स जोड़नी चाहिए क्योंकि जब आप घर खरीदते हैं एज अ फर्स्ट होम बायर आपको 5% से 20% तक की डाउन पेमेंट करनी होती है। तो आज की डेट में आपको पता भी है कि घर कितने महंगे हो गए हैं। तो ये पैसा जो आप लग्जरी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उसको रोक के उसको सेंसिबली स्मार्टली किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइडिंग हाउ मच यू कैन अफोर्ड। यू हैव टू डिसाइड योर बजट कि आप कितने तक का घर ले सकते हैं, आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आप मंथ में कितनी EMI दे सकते हैं। देखिए जब आप घर खरीदते हैं तो उसमें आपको सिर्फ अपनी मॉर्गेज की EMI नहीं देनी, आपको इसके अलावा अपना हाइड्रो का बिल, आपको वाटर बिल, आपको प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी को के कॉमन एरियाज़ को कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो सकता है मेंटेन कर रही हो, उसकी पेमेंट, गैस की पेमेंट। तो ये ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये चीज़ें आपको वॉर्न करती रहेंगी कि ये में आपकी बॉर्डर लाइन है, आपको इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। थर्ड पॉइंट है चेक एंड स्ट्रेंथन योर क्रेडिट स्कोर। लोग यहाँ कनाडा में कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा साथी यहाँ पर या तो गवर्नमेंट है या बैंक्स है। आपको अपने बैंक के साथ इतने अच्छे रिलेशन बनाने हैं कि जिससे आपको मॉर्गेज ईजिली मिल जाए। मॉर्गेज ईजिली कब मिलेगी? जब आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास कोई भी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डेब्ट ना हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं करते तो वो आपकी क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट करेगा, उसको वीक करेगा। आप 1-2 क्रेडिट कार्ड बनाइए। आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से कर रहे हैं।
अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो मान लीजिए 5,000 है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप 1,000-1,200 के आसपास जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा होता हो आप इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए। वीकली बेसिस पे कीजिए, बाई वीकली बेसिस पे कीजिए, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना कीजिए कि अब ये मेरी लास्ट डेट है, अभी मैं इसकी पेमेंट करूँगा। जब बैंक को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये जो मेरा यूज़र है ये मनी को स्मार्टली सेंसिबली खर्च करता है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, हम इसको लोन दे सकते हैं, तो क्रेडिट स्कोर आपका अप होता जाएगा और आपको मॉर्गेज मिलने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट मॉर्गेज एजेंट एंड गेट प्री अप्रूवल ऑन मॉर्गेज। जब आप घर खरीदने का प्लान करते हैं तो आपके सामने ये फिगर होनी चाहिए कि मेरे को कितना मॉर्गेज मिलने वाला है। इसके लिए आपको मॉर्गेज एजेंट के पास जाना पड़ेगा। मॉर्गेज एजेंट आपके जो हाउस होल्ड इनकम है उसको इवेल्युएट करके अलग अलग बैंक्स के पास आपकी एप्लीकेशंस भेजता है और वो आपको बताता है कि ये बैंक आपको इतना देगा, ये बैंक इतना देगा। तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसके अराउंड ये बॉलपार्क फिगर है, इसके अराउंड मेरे को इतना लोन मिल जाएगा। तो ये आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्री अप्रूवल होना चाहिए मॉर्गेज का, क्योंकि जब आप कोई भी ऑफर प्लेस करते हैं, अगर उसमें फाइनेंस की स्कीम आप डालते हैं तो आपका केस थोड़ा सा ना वीक हो जाता है। आपके लिए ये अच्छा होगा कि आपका जो ऑफर है उसमें फाइनेंस का कंडीशन ना हो। तो इसीलिए मैं सबको ये एडवाइस करता हूं कि आप अपने पास मॉर्गेज का प्री अप्रूवल अपने साथ रखिए। नेक्स्ट स्टेप है नैरो डाउन योर प्रेफरेंशियल लोकेशन एरिया। घर लेने से पहले सबके सब अपने नेबरहुड एरियाज के अंदर विजिट करते हैं, मेरे को ये एरिया पसंद है, वो एरिया पसंद है, उसके भी बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला प्रायोरिटी आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ और मेरे ऑफिस से मेरे घर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्टेंस है। दूसरा फैक्टर है आपका क्वालिटी ऑफ स्कूल्स। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इस एरिया में स्कूल्स की क्या रेटिंग है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि हॉस्पिटल मार्केट आपसे कितना दूर है। चौथा हो गया डेमोग्राफिक, कि आप किन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। अगर मैं चाइनीज़ हूँ, मैं कोशिश करूँगा मेरे पड़ोसी चाइनीज़ हों। मैं अगर यूरोपियन हूँ तो आपको पता ही है, अगर मैं इंडियन हूँ या एशियन साउथ एशियन हूँ तो मैं चाहूँगा जी मेरे आसपास यही लोग हों। तो ये डेमोग्राफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी एरिया को, किसी लोकेशन को चूज़ करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ रियल्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके घर खरीदने में। आपने महाभारत में देखा होगा कि जो अर्जुन थे उनके सारथी भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको हर चीज़ पे गाइड किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि रियल्टर आपके जो प्रोसेस है घर खरीदने का उसमें एक ड्राइवर का काम करता है। वो आपकी काउंसलिंग करता है कि आपको ये क्यों लेना चाहिए, ये क्यों नहीं लेना चाहिए। एक रियल्टर का बस इतना ही काम है कि वो आपको सिर्फ इतना यही बताए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और आपके ऊपर डिसीजन छोड़ दे। रियल्टर आपके हिसाब से चलेगा, आपको अपने हिसाब से नहीं चलाएगा। तो रियल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारी सिचुएशंस में आपके इंटरेस्ट को आगे रखता है, और वो रियल्टर जो कि आपके इंटरेस्ट को आगे रखे और अपने इंटरेस्ट को पीछे रखे, वही अच्छा रियल्टर है। तो एक अच्छा रियल्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि घर खरीदने के लिए मॉर्गेज। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। मैं सबको बोलता हूँ कि आपको ये जो क्लॉज है अपनी प्रॉपर्टी में ज़्यादातर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी 20 साल पुरानी भी होती है, 100 साल पुरानी भी होती है और 5 साल पुरानी भी होती है। देखिए, घर खरीदना सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, सबका अपना बजट होता है, कई बार आप अपने बजट से आगे भी निकल जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मान लीजिए अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वो प्रॉपर्टी में जैसे ही आपने एंटर किया और उस प्रॉपर्टी में कोई काम निकल के आ गया, कोई रिपेयर हो गया, तो आप कहेंगे यार कहाँ फंस गया। इससे पहले कि आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करा लीजिए। बात यहीं पे अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी थोड़े से और खर्चे बाकी हैं। अभी इसमें क्लोजिंग कॉस्ट भी आती है। लॉयर की फ़ीस आपकी 1500 से 2000 के करीब होगी, और क्लोजिंग कॉस्ट होती है जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है उसका 1 to 2% ऑफ होती है। तो मान लीजिए आप अंदाज़न 10,000 के करीब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके अलग से रखिए क्लोजिंग कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग। घर तो हमने ख़रीद लिया, लेकिन जहाँ रेंटेड आप हाउस में रह रहे हैं वहाँ से अब आप जब मूव करेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली $1,000 तक का आपका पैकर्स और मूवर्स का आपका खर्चा आ जाएगा। और फर्नीचर, देखिए फर्नीचर भी एक ऐसा कॉस्ट है जिसमें जब आप नया घर लेते हैं आप उसको सजाते हैं। आपके बेड्स बड़े महंगे आते हैं, बेड्स आपका 3,000-4,000 का तो आपका बेड आता है, मैट्रेस $1,500 की एक आती है। तो ये सारे के सारे खर्चे ध्यान में रख के आपको
घर खरीदने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने शायद इस पूरे के पूरे एपिसोड में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। या आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।